वेलकम अगेन टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ डॉक्टर आरती मलिक, जो आपको केमिस्ट्री की क्लासेस पढ़ा रही है नेट के एग्ज़ाम के लिए। तो अभी हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, क्वेश्चन सॉल्व किए थे किसके, केमिकल बॉन्डिंग के। वो वाले क्वेश्चंस जिसके टॉपिक्स मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, बेंड्स रूल, वेस्पर थ्योरी, ये सब चीज़ें। क्योंकि यहाँ से जो केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक है ना, नेट के सिलेबस में केमिकल बॉन्डिंग जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसमें से आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मिल जाएगा, 2 नंबर में या 4 नंबर में एक या दो ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इसकी नॉलेज होनी आपको बहुत ज़रूरी है। कुछ जो टॉपिक्स है केमिस्ट्री में वो बेसिक है, जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वो आपको नेट के सिलेबस में नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपकी को उसकी बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते, आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि सीधा आपने एक कोई भी फॉर्मूला पढ़ा, कोई भी एक कंसेप्ट पढ़ा, वहां से सीधा न्यूमेरिकल मिला और न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप सीधे फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो आपको पूरी कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आता, ज़्यादातर क्वेश्चन नेट एग्जाम में कैसे आते हैं, इनडायरेक्ट आते हैं कि कोई एक कंसेप्ट से उठा लिया, एक लाइन दूसरे से उठा ली, कोई भी आपको 4 स्टेटमेंट दे दी, पूछ लिया इनमें से कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है। तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, बेसिक पे कमांड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो फिर न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए हो, जैसे साइंटिफिक नोटेशन वगैरह है, ये सब चीज़ें। तो बेसिक पे आप वर्क कीजिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, बेसिक को छोड़ना कभी भी नहीं है। चाहे आप एक टॉपिक वैसे अवॉइड कर देंगे जहाँ से लगता हो एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि बायो ऑर्गेनिक है, एक क्वेश्चन आता है, आप वो टॉपिक चाहे स्किप कर दें, लेकिन बेसिक स्किप नहीं करना है, क्योंकि इनडायरेक्टली वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा, उसके बिना आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बैक बॉन्डिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस वाले टॉपिक से सीधे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस वाले टॉपिक से, बैक बॉन्डिंग से। जो हम कहते हैं एक्सेप्शन है, तो ये उसी टाइप के क्वेश्चन है। बैक बॉन्डिंग क्या होती है? The phenomenon of back bonding involves transfer of electron from one atom to another. बैक बॉन्डिंग को डिफाइन करना तो बहुत इजी है कि आप एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। कब होता है? बॉन्ड बनने के बाद, बॉन्ड बनने के पहले नहीं। वो तो नॉर्मल बॉन्डिंग हुई, कोई भी दो एटम है आपके ए और बी, इनके बीच में कोई बॉन्ड बना, एक मॉलिक्यूल बना ए और बी के, ए और बी एटम ने मिलके एक बॉन्डिंग की, जिसकी वजह से कोई ए बी एक मॉलिक्यूल बना। उसके बाद किसी भी एटम के पास, बी के पास या ए के पास एक्स्ट्रा अगर लोन पेयर है, सपोज करो ए के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है और बी के पास क्या है, खाली ऑर्बिटल, ठीक है, तो ए क्या कर सकता है, ए के पास है लोन पेयर, ए बी बॉन्ड बना, ए के पास लोन पेयर, इसके पास है खाली ऑर्बिटल। तो ऑटोमेटिकली लोन पेयर और खाली वैकेंट ऑर्बिटल, जिसको हम कहते हैं वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर के बीच में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, अट्रैक्शन मतलब इसका लोन पेयर इसके ये लगा लो कि और खाली ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएगा या इसके साथ अट्रैक्शन फोर्स रखेगा। तो उसी टाइप की बॉन्डिंग को हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड बनने के बाद। ये एक तरीके से कंप्लीट बॉन्डिंग नहीं होती, इसको हम ऐसे शो करते हैं डैश डैश से, ठीक है। तो सॉलिड लाइन से इसको नहीं शो करते, नॉर्मल बॉन्ड्स को सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, इसको हम ऐसे लाइन से दिखाते हैं। तो बैक बॉन्डिंग को डिफाइन मैं बता रही थी कि बैक बॉन्डिंग को डिफाइन करना तो बहुत आसान है कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ बॉन्ड बनने के बाद, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि कहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, कहाँ पे नहीं होगी, कौन सा एटम लोन पेयर ट्रांसफर करेगा,
कहाँ पे नहीं करेगा। हम ये कह सकते हैं कि एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एक के पास लोन पेयर है, उसने ट्रांसफर किया, बैक बॉन्डिंग हुई, लेकिन सेम चीज दूसरे मॉलिक्यूल में अप्लाई नहीं हो रही है। वहां पे वैकेंट ऑर्बिटल भी है, लोन पेयर भी है, बट नहीं हो रही है बैक बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है। सपोज करो कि किसी के 2p के अंदर लोन पेयर है और दूसरे एटम का वैकेंट ऑर्बिटल 5d है, तो 2p और 5d की एनर्जी में बहुत ज्यादा मिसमैच है। 2p की एनर्जी यहाँ है, 5d की यहाँ है। तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि बैक बॉन्डिंग कहाँ पे होगी और कहाँ पे नहीं होगी। सेकंड चीज कि बैक बॉन्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि जो एक नॉर्मल ट्रेंड चलता है किसी भी रूल को लेके कि भाई इसकी एसिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी एसिडिटी कम होनी चाहिए, या फिर ये वाला आपका ज़्यादा आयनिक होना चाहिए, ये वाला ज़्यादा कोवेलेंट होना चाहिए, या फिर इसका डोनेट करने का नेचर ज़्यादा होना चाहिए या इसका कम होना चाहिए। तो एक जो नॉर्मल ट्रेंड होता है जहाँ पे बैक बॉन्डिंग आ जाएगी वो नॉर्मल ट्रेंड नहीं फॉलो होता, वहाँ पे वहाँ आ जाता है एक्सेप्शन। ठीक है, केमिस्ट्री पूरा एक्सेप्शन के ऊपर चलती है, एक्सेप्शन हद से ज़्यादा है। हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को रट लेते हैं कि ये छोड़ो, ये इसके अंदर ये वाली चीज़ है, ये होता है। जैसे एक एग्जांपल हम देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन से नाइट्रोजन का फर्स्ट आईपी दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। होना चाहिए किसका ज़्यादा? ऑक्सीजन का, बट होता है नाइट्रोजन का ज़्यादा, फर्स्ट आईपी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो है p ऑर्बिटल वो हाफ फिल्ड है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन के क्या है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेरेटिव टू अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो p की बात हो चाहे वो d ऑर्बिटल की बात हो। तो ये एक फेमस एक्सेप्शन है, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन है। आयनाइजेशन पोटेंशियल में देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देख लो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, एसिडिटी, बेसिसिटी, बहुत सारे एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में ऐसे भरे पड़े हैं। तो एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। नॉर्मल ट्रेंड जो हो रहा है उसको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि वो तो कोई भी लगा देगा। जहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड के साथ साथ आपको ये भी पता हो कि यहाँ पे क्या चीज उसको अलग बना रही है, किस चीज की वजह से वो एक्सेप्शन आया है, तो वही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अब एक्सेप्शन में हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कहाँ तक याद रखे, इतने सारे एक्सेप्शन है, कितने कितने याद करें। तो याद रखने का कुछ है ही नहीं, आपको समझना है कि ऐसा क्यों हुआ है। क्या है कि जितने भी हमारे आसपास एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी हमारे आसपास मैटर है, वो ये सारे हमारे बनाए रूल्स को फॉलो नहीं करते। ये रूल्स तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए है कि वो ऐसी चीज़ क्यों है, वो उसको फॉलो नहीं करते। उनका एक सिंपल रूल है स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम उस स्टेबिलिटी को, मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए करता है जो भी करता है, और अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए। यही एक सिंपल फंडा फॉलो होता है। बाकी जितने रूल्स बनाए गए हैं वो उनके नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए बनाए गए हैं, वो उनको फॉलो नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, समझना है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो अब हम समझते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से सीधे सीधे क्वेश्चन आया हुआ है नेट पे। इवन जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी एक क्वेश्चन बिल्कुल सीधे आया था, वो भी मैंने इसमें डाला हुआ है जो मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो बैक बॉन्डिंग का बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल जो है PH3 और PF3 के केस में क्या होना चाहिए, PH3 का ज्यादा होना चाहिए PF3 से। ये क्यों है? PH3 PF3 हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर भी सेम है, H H, सेंट्रल एटम भी सेम है, बदला क्या है, साइड एटम। और जब मैंने बॉन्ड एंगल पढ़ाया था तो वहाँ एक बात मेंशन की थी कि बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एज वेल एज साइड एटम। तो अगर सेंट्रल एटम सेम है और साइड एटम चेंज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल चेंज होगा। कैसे होगा? बहुत ही सिंपली बताया था, एक बार दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या है, जो इन दोनों के बीच का ये वाले बॉन्ड का जो बॉन्ड पेयर होगा वो फॉस्फोरस की तरफ ज्यादा होगा और ये वाले का फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा।
क्यों? ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो क्या होगा, फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर को, तो ये ज्यादा इधर की तरफ होगा। तो जैसे ही ये जो बॉन्ड पेयर है ये शिफ्ट करता है साइड एटम की तरफ, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बॉन्ड एंगल ज्यादा PF3 का होना चाहिए, लेकिन होता ज्यादा किसका है, बॉन्ड एंगल घट जाता है, सॉरी, बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए किसका, PF3 का, क्योंकि जितना इनके बीच में रिपल्शन कम होगा उतना ये पास पास रह सकते हैं। यहाँ पे रिपल्शन कम है, यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये सेंट्रल एटम के बिल्कुल पास है, तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए। ये कौन कहता है, ये जो बॉन्ड एंगल के जो रूल्स हमने पढ़े हैं ये वो चीज कहती है। नॉर्मली एक नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल PH3 का ज्यादा होना चाहिए PF3 के कंपैरिजन में, PF3 का कम होना चाहिए, बट होता इसका ऑपोजिट है। PF3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, PH3 का कम है। क्या हुआ, एक्सेप्शन हुआ, क्यों हुआ वो समझना है, याद नहीं करना है कि ये ज्यादा होता है ज्यादा होता है, नहीं, याद नहीं करना है, समझना है कि ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर, और फॉस्फोरस के पास क्या है, d ऑर्बिटल। ये याद रखना है कि बैक बॉन्डिंग के लिए हमेशा एक एटम के पास सबसे पहली कंडीशन है, फुल ऑन फाइनल नहीं है कि वैकेंट ऑर्बिटल हुआ और लोन पेयर हुआ तो बैक बॉन्डिंग होगी। पहली चीज आपको चेक करनी है, डोनेट करने वाले के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होना चाहिए बॉन्ड पेयर के अलावा, और एक्सेप्ट करने के वाले के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके पास रो हो गया और उसने वही क्या किया है, बॉन्डिंग में यूटिलाइज कर लिया है। बट फ्लोरीन के पास है भर भर के इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक यूज किया है, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं अभी, 6 यानी कि 3 लोन पेयर। तो इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए। खैर वो बात अलग है कि वो डोनेट सारे ऐसे नहीं करेगा। तो फ्लोरीन के पास एक लोन पेयर है और फॉस्फोरस के पास 3D खाली ऑर्बिटल है, ठीक है, 3D ऑर्बिटल इसका खाली है। तो ऑटोमेटिकली इसके 2p ऑर्बिटल में और इसके 3D ऑर्बिटल में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और वही क्या, इलेक्ट्रॉन ऐसा लगेगा कि इधर से इधर ट्रांसफर हुए हैं, तो वो उसी को हम कहते हैं क्या, बैक बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग या पाई बैक बॉन्डिंग कुछ ऐसा कहते हैं। तो बैक बॉन्डिंग क्यों, क्योंकि पहले से एक बॉन्ड बन चुका है, ये उसके बाद बना है, कंप्लीट नहीं, डबल बॉन्ड नहीं, बैक बॉन्डिंग। तो ये क्या होता है, जब ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये जो बॉन्ड होगा ये लाई करेगा बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड के, ना ये सिंगल बॉन्ड है अब ना डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जैसे कैरेक्टर शो करेगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं आप लगा लो 1.5 1.6 इस टाइप का होगा, तो ये बिहेव करेगा एज अ डबल बॉन्ड। अब क्या करना है अब हमें देखना ये था कि ऐसा क्यों हुआ है, बॉन्ड एंगल जो है क्या देखना था कि इसका क्यों घट गया है। तो ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अब इसके अंदर आ गए हैं डबल बॉन्ड के कैरेक्टर। इसको हम ऐसे लगा सकते हैं अब, ठीक है। तो डबल बॉन्ड, एक चीज मैंने जो बताई थी वो बताई थी कि डबल बॉन्ड में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, पहले डबल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड के बनने में 4 इलेक्ट्रॉन है और सिंगल बॉन्ड के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन तो नहीं होता, अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, रिपल्शन होगा, बहुत सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, वहां पे 2, तो डबल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है। तो PF3 में अब आ गया है डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आने की वजह से क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, ये पास पास नहीं रह सकते। जहां P और F बॉन्ड में एक लोन पेयर था, वहीं एक बॉन्ड पेयर था, वहीं 2 बॉन्ड पेयर आ गए हैं, तो 2 ज्यादा रिपेल करेंगे, तो अब इनको दूर दूर जाना पड़ेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यही रीजन है कि ऑर्डर होना चाहिए था कौन सा, ये वाला, बट ऑर्डर होता है
ये वाला, यानी कि PF3 का बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए था PH3 से, बट होता ज्यादा है। रीजन पाई बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। और बैक बॉन्डिंग भी किसके किसके केस में, पहला क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे ये नहीं पूछा जाएगा कि किस में बैक बॉन्डिंग हो रही है किस में नहीं हो रही है, नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है बैक बॉन्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, वो सीधा आपसे ये पूछेंगे कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है किसका कम है। ऑप्शन में आपको सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे केस में आप सबसे पहले एक ही चीज लगाओगे कि क्या होता था, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती थी तो बॉन्ड एंगल घट जाता था। तो आप आंसर कौन सा लगा के आओगे, ये वाला लगा के आओगे। बट यहीं पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ बैक बॉन्डिंग भी हो रही है, और बैक बॉन्डिंग किस किस के बीच में हो रही है वो भी देखना होता है। बिटवीन द 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एंड 3d ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, बैक बॉन्डिंग कहाँ हो रही है, किसके बीच में हो रही है, और कौन कौन से ऑर्बिटल्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बैक बॉन्डिंग के। नेक्स्ट है द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल ऑफ H2O Cl2 एंड F2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत सारे उसमें देखा एग्जाम में कि ये तीनों के बारे में या तो इनका बॉन्ड एंगल पूछ लिया जाएगा या इनकी बॉन्ड लेंथ पूछ ली जाएगी, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस आपको याद नहीं करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, समझने हैं कि क्यों हुआ है ऐसा, ये एक्सेप्शन क्यों है, उसको समझना है। तो ये कह रहा है कि H2O Cl2 एंड F2O का बॉन्ड एंगल क्या होता है, ये होना चाहिए, बट एक्चुअल ऑर्डर होता है ये, ठीक है। बॉन्ड एंगल ये किसके बेसिस पे निकाला है, ये निकाला है जो हम नॉर्मल रूल्स पढ़ते आए हैं। अब देखते हैं कि क्या हुआ, होना चाहिए सबसे ज्यादा वाटर का, उसके बाद Cl2O का, उसके बाद F2O का, क्योंकि सेंट्रल एटम तो सब में क्या है, ऑक्सीजन है, सिर्फ साइड एटम चेंज हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, इसका रीजन भी क्या है, इसका रीजन भी बैक बॉन्डिंग है। बैक बॉन्डिंग किस किस से, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, और क्लोरीन के पास है 3d ऑर्बिटल, खाली 3d ऑर्बिटल, जो कि हाइड्रोजन के पास नहीं है और फ्लोरीन के पास भी नहीं है, ना फ्लोरीन के पास है ना इसके पास है। तो Cl2O के केस में हो जाती है बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग की वजह से ये जो सिंगल बॉन्ड था ऑक्सीजन और Cl के बीच में, इसमें आ जाता है डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आने की वजह से ज्यादा रिपल्शन मतलब दूर दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा Cl2O का, बाकी जो था वो उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो सिर्फ यहाँ पे बैक बॉन्डिंग Cl2O के केस में हो रही है, यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि हाइड्रोजन के पास खाली ऑर्बिटल नहीं है और फ्लोरीन के पास भी खाली ऑर्बिटल नहीं है, फ्लोरीन के पास 3d नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट है H2O Cl2 F2O। ये मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, तो इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि बॉन्ड लेंथ जो है DBO, डी होता है, इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ बिटवीन बोरोन एंड ऑक्सीजन इन BOH का थ्राइस एंड BOH का 4 नेगेटिव। तो बॉन्ड लेंथ जो है इसकी कम है और इसकी ज्यादा है, ऐसा क्यों है, इसका क्या रीजन है, रीजन इसका भी बैक बॉन्डिंग है, इन सब के रीजन जो मैंने डाले हुए हैं बैक बॉन्डिंग है, बट उसको एक्सप्लेन करना है मैंने आपको कि क्यों है, ताकि वो चीज आपको याद ना रखनी पड़े। अगर मैं इसको यहीं छोड़ दूँ आपको कह के 10 लाइनें लिख के कि ये चीज ना इसके अंदर बैक बॉन्डिंग की वजह से है, ये चीज बैक बॉन्डिंग की वजह से, इसको याद रख लेना, एग्जाम में आपको सीधा मिल जाएगा, बट वो आप उतनी चीजें नहीं मेमोराइज कर सकते। तो समझना होता है, तो समझना ये है कि इसकी बॉन्ड लेंथ कम क्यों है इसके कंपैरिजन में, वो कह रहा है इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। अब बोरोन के बारे में मैंने आपको बताया था कि बोरोन क्या है, बोरोन का थोड़ा अलग केस होता है। तो बोरोन कैसे, बोरोन का आपको समझना है कॉन्फ़िगरेशन, हर एक एटम का, जितने भी एटम पीरियोडिक टेबल में है, स्पेसिफिकली हम कह लीजिए S के, P के और D के, इन तीन के आपको समझना है कि इन तीनों के अंदर इन तीनों को आपको ये समझना है
कि इन तीनों के जो एटम्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उनके कॉन्फ़िगरेशन से उनके पास कितने ऑर्बिटल एम्प्टी है, कितने भरे हुए हैं। अगर ये चीज़ आप समझ लोगे तो उनके कंपाउंड को समझने में आसानी होगी, और उसके बाद आप आगे फिर क्या कर सकते हैं, उसके बाद आगे फिर आप ये कर सकते हैं कि उन कंपाउंड्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं इजीली। अब हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ कैसे देखेंगे। BOH OH, जहां भी बोरोन ने तीन बॉन्ड बनाए हो वहां पे आपको ये देखना है कि उसके पास एक खाली क्या होगा, ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल खाली होगा जहां पे बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, क्योंकि बोरोन के अंदर होता है 5 होता है 2 3 यानी कि 2s2 और 2p1। ग्राउंड ये होता है ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट, तो ये वाला ऑर्बिटल इसका खाली होता है बोरोन का। तो इस वाले ऑर्बिटल में क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, कहीं से भी दूसरे किसी एटम से, दूसरे किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है इस वाले ऑर्बिटल में। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये BOH थ्राइस का हुआ, इसके बाद OH माइनस आया, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया और ये बना OH 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 और OH। अब इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल था, यहाँ पे बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं बचा है। ठीक है, तो खेल पूरा क्या है, किसका, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। डोनेट करने के लिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो डोनेट करने वाले की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करने वाला, इसमें एक्सेप्ट करने के लिए खाली ऑर्बिटल था, लेकिन इसमें एक्सेप्ट करने के लिए खाली ऑर्बिटल नहीं है। तो बैक बॉन्डिंग किस में पॉसिबल होगी, इसमें पॉसिबल होगी बैक बॉन्डिंग, और इसमें पॉसिबल नहीं होगी। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से ही क्या हो जाती है, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन है बैक बॉन्डिंग से, अभी मैंने क्या बताया था, सिंगल बॉन्ड था A और B के बीच में, जैसे ही बैक बॉन्डिंग हुई तो अब ये डबल बॉन्ड जैसा दिखने लगा। डबल बॉन्ड नहीं एग्जैक्टली, डबल बॉन्ड जैसे कैरेक्टर इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जैसे कैरेक्टर जब आ गए हैं, जैसे हम सिंगल से डबल ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। कैसे, दो कोई भी चीजें लो आप, उनको पहले एक रस्सी से बांधो, फिर 2 से बांधो, 3 से बांधो, तो वो 3 में ज्यादा पास होंगे, फिर 2 में, और फिर 1 में ज्यादा दूर होंगे। तो कहने का मतलब ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, डबल की उससे कम होती है, और ट्रिपल की सबसे कम होती है। जैसे जैसे बॉन्डिंग 2 एटम्स के बीच में बढ़ती जाएगी वो एक दूसरे के पास आते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे BOH थ्राइस के अंदर ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जैसा दिखेगा। इस डबल बॉन्ड की वजह से ही बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी कंपेरेटिव टू दिस। इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी इसके कंपैरिजन में। ठीक है, समझ आया, ये है इसका एग्जैक्ट रीजन। बस हमें ये चीज समझनी है कि बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं है, और उसके लिए देखना है कि एम्प्टी ऑर्बिटल और लोन पेयर अवेलेबल होने चाहिए डिफरेंट एटम्स के पास। नेक्स्ट देखते क्या है, CH3 का ट्वाइस O फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद BF3 while SiH3 का ट्वाइस O डोंट फॉर्म। BF3 जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, मैंने पहले भी बताया था। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो मतलब ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड के साथ बॉन्डिंग करेगा जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। तो यहाँ पे बॉन्ड का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। रीजन तो बैक बॉन्डिंग है, आप लोग समझ गए हो क्योंकि टॉपिक वही चल रहा है, बट बताना क्या है कैसे। तो उसके लिए क्या करना होगा, ऑक्सीजन, इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर sp3 होगा, 2 लोन पेयर इसके पास अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे है O, यहाँ पे SiH3,
SiH3। यहाँ भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है दोनों के अंदर, इसके अंदर भी sp3 है, इसके अंदर भी sp3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये BF3 के साथ बना रहा है, नहीं बना रहा, मतलब यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हो, BF3 में बोरोन के पास है खाली p ऑर्बिटल, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो डोनेट तो इधर से होंगे, एक्सेप्ट ये करेगा, तो इसके साथ नहीं बना पा रहा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं डोनेट करने के लिए ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास नहीं है तो कहाँ चलेगा, इसका मतलब वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए हैं। यहाँ पे है कार्बन और यहाँ पे इसी का भाई है सिलिकॉन, क्योंकि कार्बन की ही फैमिली का मेंबर है। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है और इसके पास d ऑर्बिटल है, इसके पास खाली d ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है, परफेक्ट कंडीशंस फॉर बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे लोन पेयर तो है बट d ऑर्बिटल नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती तो ऑक्सीजन के लोन पेयर फ्री है, कहीं भी डोनेट करे वो, ठीक है। ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हो सकती है तो एक लोन पेयर इसने इधर इन्वॉल्व कर लिया, दूसरा इधर कर लिया, तो उसके पास बचे ही नहीं BF3 के साथ बॉन्डिंग करने के लिए, तो इसीलिए रीजन बैक बॉन्डिंग है। बैक बॉन्डिंग किस में हो रही है, इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है और ऑक्सीजन के लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में यूटिलाइज हो गए हैं, इसीलिए BF3 के साथ बॉन्ड बनाने के लिए या कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 है, कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, तो इसीलिए बैक बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर फ्री है तो BF3 के साथ बॉन्डिंग करेगा और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है B3O6 एंड B3N3H6 रिंग्स आर प्लेनर, वाई, रीजन बैक बॉन्डिंग मैंने अभी बताया, लेकिन किस किस के बीच में होगी, कैसे होगी, 2 रिंग्स होती है, ये दोनों प्लेनर होती है नेचर में। प्लेनर का मतलब होता है जब सारे के सारे एटम एक सेम प्लेन में हो, इसका परफेक्ट एग्जांपल है बेंजीन, ठीक है। इसको कहते हैं हम B3O6 3 नेगेटिव, इसको कहते हैं बोरोजाइन, और ये होती है बोराजीन। बोराजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड चीजें पूछ ली जाती है एग्जाम में, कोई एक लाइन बीच में डाल के। बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, बोरोजाइन। बोरोजाइन में क्या होगा, 3 बोरोन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है, 3 बोरोन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम। बोरोन के पास क्या है, खाली ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो बैक बॉन्डिंग कहाँ से होगी, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, तो बैक बॉन्डिंग हुई तो कैसी हुई, डबल बॉन्ड जैसी स्ट्रक्चर दिखी, तो ये दिखेगा कैसा, बेंजीन जैसा, यानी कि सारे एटम एक प्लेन में आ जाएंगे, तो ये होती है प्लेनर ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग। नेक्स्ट है बोराजीन। बोराजीन B3N3H6, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बेंजीन रिंग बना लेते हैं। बोराजीन ड्रॉ करने का आसान तरीका, एक बेंजीन रिंग सबसे पहले बना लो, बेंजीन नहीं साइक्लोहेक्सेन इसको कह सकते हैं। 3 बोरोन एटम ऐसे, और इसके बाद 3 नाइट्रोजन एटम, और सबके साथ एक एक हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कितनी है, 6, तो 6 के 6 एटम के साथ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि नाइट्रोजन के पास बचेगा लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड तो बना लिए, 5 होते हैं ना, तो एक लोन पेयर बचेगा, और बोरोन के पास है खाली ऑर्बिटल, तो ये इधर बॉन्डिंग, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो ये भी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, इसमें भी आ जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और ये दिखेगी बेंजीन के जैसी बिल्कुल, इसीलिए इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्योंकि इसके अंदर सारे क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। बेंजीन होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, इसके अंदर क्या है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, तो इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, जो कि हाईली पोलर होती है, क्योंकि बोरोन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है।
तो कई बार इससे पूछ लिया जाता है कि इसकी रिंग कैसी है, तो याद रखना है प्लेनर है ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरोन। नाइट्रोजन का लोन पेयर और बोरोन का खाली ऑर्बिटल, जहां भी बोरोन आ जाए तो खाली ऑर्बिटल तो मिल गया समझो, और लोन पेयर तुमने ढूंढना है और फिर बैक बॉन्डिंग देखनी है कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है CHCl3 इज मोर एसिडिक देन CHF3। CHCl3 ज्यादा एसिडिक होती है कंपेरेटिव टू CHF3 के। तो क्या करना है इसमें देखते हैं। अगर हम एसिडिक कंपाउंड क्या होते हैं, एसिडिक कंपाउंड वो होते हैं जो या तो प्रोटॉन डोनेट करे या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हो। तो जैसे CHCl3 को आप आयनाइज करेंगे तो H प्लस निकला, CCl3 नेगेटिव बना, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट आयन। H प्लस निकलने के बाद जो बचा वो होता है कॉन्जुगेट आयन। एसिडिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि कॉन्जुगेट आयन कितना स्टेबल है या नहीं है। जितना ज़्यादा स्टेबल ये आयन होगा उतना ज़्यादा एसिडिक आपका ये कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि CHCl3 में ये दो हमारे कॉन्जुगेट आयन बने हैं, इनको हमने देखना है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, वही ज्यादा एसिडिक होगा। CCl Cl Cl इसके पास है क्या माइनस चार्ज, माइनस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पे है CF F F इसके पास भी माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन पेयर है मतलब डोनेट करने के लिए तो है, तो बैक बॉन्डिंग देखनी है हमें हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये तो डोनेट करेगा किसको, F को। अब F के पास d ऑर्बिटल होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल, या तो खाली d ऑर्बिटल हो या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग हो। पाई एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, d ऑर्बिटल फ्लोरीन के पास अवेलेबल नहीं है तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, लेकिन क्लोरीन के पास d ऑर्बिटल है तो यहाँ पे हो सकती है। हो सकती है तो ये माइनस चार्ज डीलोकलाइज होता रहेगा। कैसे, कभी इस क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, कभी दूसरी क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। जितना ज्यादा डीलोकलाइज ये माइनस चार्ज होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल ये कॉन्जुगेट आयन होगा, और जितना ज्यादा स्टेबल ये कॉन्जुगेट आयन होगा उतना ज्यादा एसिडिक ही होगा। इसके केस में ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ कार्बन पे ही रहेगा माइनस चार्ज, कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, कोई ट्रांसफर नहीं। तो इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक होता है कंपेरेटिव टू दिस। नेक्स्ट है, ये सारे भी क्या है, ये सारे भी बैक बॉन्डिंग के एग्जांपल्स हैं। R3SiOH इज मोर एसिडिक देन R3COH। यहाँ पे भी क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगी। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाएगा इधर बैक बॉन्डिंग में, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, कमी आएगी तो वो हाइड्रोजन से लेगा, हाइड्रोजन से लेगा तो हाइड्रोजन इजीली निकल सकता है एज अ H+, तो इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होता है। सेम ये है, ये वाला क्वेश्चन है जो नेट के एग्जाम में पूछा गया था डायरेक्टली कि इसमें से कौन सा प्लेनर होता है। CH3 का थ्राइज N इज पिरामिडल वाइल SiH3 का थ्राइज N इज प्लेनर। ठीक है, ये पिरामिडल होता है। नाइट्रोजन के जो हमने पढ़े हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, एक लोन पेयर बचे 3 बॉन्ड पेयर हो, वो ज्यादातर क्या होते हैं पिरामिडल, पिरामिडल ही होते हैं ज्यादातर, क्या पिरामिडल ही होने चाहिए, लेकिन ये हो जाता है प्लेनर। क्यों हो जाता है, N SiH3 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 एक है लोन पेयर। अब सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल है तो ये इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, ये इसके साथ इन्वॉल्व होगा तो एज अ डबल बॉन्ड आ गया। तो इस बैक बॉन्डिंग की वजह से ये प्लेनर हो जाता है, क्योंकि जिस लोन पेयर की वजह से ये क्या था पिरामिडल था, वो लोन पेयर इसके साथ इन्वॉल्व हो गया, इन्वॉल्व होने के बाद क्या हो जाता है, ये प्लेनर हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बैक बॉन्डिंग के ये बहुत सारे ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जिसकी बैक बॉन्डिंग जो है डिस्टर्ब कर देती है एक नॉर्मल, किसको, नॉर्मल ट्रेंड को, जो नॉर्मल ट्रेंड होता जा रहा है उसको डिस्टर्ब कर देती है। जैसे नेक्स्ट है CH3 का थ्राइज N इज मोर बेसिक देन SiH3 का थ्राइज N। जहां पे सिलिकॉन आ गया समझो वहां पे d ऑर्बिटल है, खाली बैक बॉन्डिंग होगी, ये ज्यादा बेसिक है कंपेरेटिव टू दैट। बेसिक क्या होता है, जैसे एसिडिक होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, बेसिक होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। डोनर तो दोनों केस में नाइट्रोजन ही है, लेकिन जो उसके साथ साइड चीजें जुड़ी है उनका भी इम्पैक्ट है। कार्बन है, यहाँ पे कार्बन और इसके बीच में अट्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन के पास ना तो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना ही डी ऑर्बिटल है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल की वजह से ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इसके डी ऑर्बिटल के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा बैक बॉन्डिंग में, और उसकी वजह से ये फिर अवेलेबल नहीं रहेगा डोनेट करने के लिए। इसीलिए इट इज मोर बेसिक देन दिस रीजन, बैक बॉन्डिंग। एक्सप्लेन द लुईस एसिडिटी ऑर्डर, ये भी बोरोन के जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं इनका एसिडिटी ऑर्डर भी किसकी वजह से, बैक बॉन्डिंग की वजह से ये होता है, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बीन। कार्बीन क्या होता है, कार्बीन होता है जब कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हो और उसके पास एक क्या बचा हो, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचे हो। ठीक है, कार्बीन को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। कार्बीन 2 तरीके की होती है, कैसी, ट्रिपलेट और सिंगलेट। सिंगलेट वो जिसके जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएं और सिंगलेट में दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो। कहने का मतलब ये है कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है और उनके पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और खाली ऑर्बिटल भी होते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है कि फ्लोरीन अगर अटैच है तो ज्यादा स्टेबल है, फिर क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन। जबकि होना फ्लोरीन के केस में कैसा चाहिए था, सबसे कम स्टेबल ये होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एक तो कार्बन के पास पहले इलेक्ट्रॉन कम है, कितने हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 8, 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 4 यहाँ के और 2 ये, 6 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए कितने, 8 होने चाहिए। तो ये तो पहले कार्बीन पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऊपर से उसके साथ ऐसा एटम अटैच कर दिया जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, तो वो अनस्टेबल होगा। लेकिन क्या होता है कि स्टेबिलिटी का रीजन यहाँ पे है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है, फ्लोरीन का लोन पेयर इसके खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिसकी वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती क्योंकि क्लोरीन और कार्बन के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है और हाइड्रोजन के पास तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए है ही नहीं। तो ये ऑर्डर एक्सप्लेन होता है ऑन द बेसिस ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।